कोरोना की पहली वेव में हमने देखा जितने भी राज्यों के छोटे जिले, कस्बे या गांव थे वो कोरोना की चपेट में नहीं आए थे। लेकिन इस साल 2021 में दूसरी वेव के दौरान हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के जो छोटे जिले हैं, जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, वो कोरोना से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक राज्य है उत्तराखंड, और 12 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसका जिक्र किया था कि किस तरीके से जो यहां बढ़ रहे केसेस हैं वो चिंता का विषय है। इसी राज्य से हैं आर्टिस्ट राघव जुयाल। वो डांसर और एक्टर हैं, आपने इन्हें कई रियलिटी शोज में देखा होगा। आज वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन्होंने तकरीबन 10 मई के आसपास एक गुहार लगाई सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स से। वो वीडियो क्या थी, सबसे पहले वो दिखाते हैं और फिर बात करेंगे राघव और उनके भाई से। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि टीवी पे कितना दिखा रहे हैं कि देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तराखंड के आसपास के इलाकों के बारे में। बट मैं ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं हेल्प मांग रहा हूं बाकी स्टेट से या ऑर्गेनाइजेशन से, खालसा एड है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत बहुत बुरा हाल है। सब चीज कोलैप्स हो चुकी है। वॉलंटियर्स दिन रात बिना खाए पिए दौड़ रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी रिसोर्सेज से लोगों को बेड्स दिलाने में, ऑक्सीजन दिलाने में। लेकिन बहुत बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। हम लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि किसी को बेड मिल जाए, किसी को ऑक्सीजन मिल जाए। लोग हॉस्पिटलों के बाहर लाइन लगा के एम्बुलेंसेज में बैठे हैं, कोई होम सेटअप कर रहा है, कोई सिलेंडर्स पहुंचा रहा है। सब राघव और उनके भाई यशस्वी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। तो राघव, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि कौन सा ऐसा वो क्षण था, कौन सा ऐसा पल था, या आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको लगा कि अब उत्तराखंड को आपकी या फिर आम नागरिक की जरूरत है? क्या देखा है? हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर पले बड़े हैं, तो जहां पर आप पले बड़े हैं वहां पर आसपास आप सबको इतनी तकलीफ में जब देखते हैं तो बहुत अपने आप ही क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा। बेसिकली सब एक क्योटिक माहौल था यहाँ पर। हम लोग दिन रात लगे हुए थे, सब वॉलंटियर्स बाहर थे, कोई किसी को कहीं पहुंचा रहा है, हॉस्पिटल्स पहुंचा रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लीड्स मांग के हमें हेल्प के लिए बोल रहा है। तो हम लोग परेशान और हम लोग समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो हमने एक तरह से मदद की गुहार लगाई सब लोगों से, बाकी स्टेट से या ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके बाद हमें थोड़ी मदद मिली भी। बट यस, आसपास में देख नहीं पा रहा था ये सब हो रहा है मेरे घर वालों के साथ या पड़ोसियों के साथ या फिर शहर वालों के साथ या पूरे उत्तराखंड के साथ। बहुत बहुत ही अजीब सा दृश्य था सब। इट वाज केओस। तो केओस की जैसे आपने बात की, और हमने देखा कि यहां तक देश की राजधानी का जहां तक सवाल है तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रही थी कि वापस उस एक ऐसे स्थान पर आ जाए जहां पर लोगों की मदद हो सके। तो ऐसे में आपने कहीं देखा कि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो स्ट्रगल कर रही थी, और किस तरीके का रिस्पॉन्स था वहां पर, या फिर ऑन ग्राउंड जो डॉक्टर्स थे उनके साथ आपकी बात हुई होगी। तो क्या आपने देखा उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को भी जूझते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर से बात हो, डॉक्टर्स इतने एग्जॉस्टेड थे सर, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब वो लोग इतने एग्जॉस्टेड थे, बल्कि ये लोग तो ग्राउंड में थे, यशस्वी और ये आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। हमें फोन करते थे कि भाई मैक्स में बाहर लाइन लगी है, एम्बुलेंसेज में लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कुछ लोग ढूंढते ढूंढते ही गुजर गए हॉस्पिटल या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर। तो वही है कि बहुत मुश्किल घड़ी थी, बहुत लोग थे। दूसरी चीज ये होती है कि सर यहाँ पर गांव बहुत है ऊपर के इलाकों में, पहाड़ों में। तो लोग जब पहाड़ों में बीमार पड़ते हैं तो सब शहर में आते हैं इलाज करवाने, क्योंकि वहां पर इतना अच्छा मतलब इतना बढ़िया सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो जब वो शहर में आते हैं तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। तो ये एक रीजन था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हो गए थे हॉस्पिटल्स में। और तो मैं यशस्वी से पूछना चाहूंगा कि आपने जो पहाड़ों में, आप गांव की जहां पर जिक्र हो रहा है, वहां के हालात क्या देखे? हमने देखा शहरों में लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे पल पल। आपने गांव में क्या स्थिति देखी, और आपको लगता है कि वो स्थिति जो है शहरों से किसी लहजे में अलग है?
सर बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी बहुत अलग है। वहाँ पे अलग अलग हैमलेट्स में लोग रहते हैं, रास्ते पगडंडियों से जाते हैं, पक्के रास्ते हैं नहीं, बहुत दूर चलना पड़ता है एक पैरासिटामोल लेने के लिए भी। आप मानेंगे नहीं कि जब ये वेव शुरू हो रही थी उससे पहले मैं चमोली से आ रहा था। मैं नंद प्रयाग के पास एक गाँव है वैरासकुंड मटई, वहां पर मैं था अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। और मैं वापस आ रहा था एक प्रोजेक्ट से, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अभी यहाँ पे कोरोना काल बहुत बढ़ रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पर क्या होगा सर, बिकॉज उनका जो लोकल पीएचसी भी है वो भी उनके एरिया से काफी दूर है, क्योंकि बहुत सारे गांव अंदर ही अंदर होते हैं, वहां पे सिग्नल भी नहीं आते, नेटवर्क भी नहीं आते। और सर गांव में आइसोलेशन की आदत नहीं होती, सब लोग शाम को चाय साथ बैठ के पीते ही पीते हैं। आप उन्हें तो मेरे को लगा कि मास्क नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, दे डोंट हैव सैनिटाइजर्स राइट नाउ। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जब यहाँ पे फैलता है। शहर में तो ठीक है, आप हॉस्पिटल चले गए, आपका केमिस्ट थोड़ा पास है, वो 24 आवर्स खुला है। गांव में आपको केमिस्ट नहीं मिलता। लोकल जो जो घरेलू वो है, उनसे आप कब तक अपने आप को ठीक करेंगे। कोरोना जैसी बीमारी आप जानते हैं, इसको ठीक करने के लिए पहले से ही मॉनिटर करना, फर्स्ट स्टेज से ही सिम्टम्स को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए बॉडी की। वो गांव वालों में अभी तक मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि तभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऊपर। क्योंकि जब उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या हुआ, उन्हें लगता है बुखार हुआ है, हम ठीक हो जाएंगे 3 दिन में। सो अवेयरनेस सरकार से क्या मदद मिली उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे राघव ने भी जिक्र किया कि उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से गुहार लगाई, और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है खुशियां फाउंडेशन, जिन्होंने राघव की मदद की, और वहीं उत्तराखंड के लिए वो भी तैयार हुए। चीनू क्वात्रा है वहां से हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ चुके हैं। चीनू, आप बताइए कि आपने भी राघव के ट्वीट्स का रिप्लाई किया, और राघव ने जवाब में लिखा यू आर ब्रदर फॉर लाइफ। तो आप बताइए कि किस तरीके से आप आगे आए और उत्तराखंड की मदद के लिए आपने हाथ बढ़ाया। सर, हमने एक सेवा शुरुआत की थी, ऑक्सीजन सेवा मुंबई में, और कुछ 5 से 6 हजार लोगों तक मदद पहुंचाई अपने एक छोटे से वॉर रूम क्रिएट करके। और हाल ही में ही मुंबई के बाद जब मुंबई ठीक होनी शुरू हुई, तो हमने दिल्ली रवीना टंडन जी के थ्रू हमने दिल्ली में ऑक्सीजन सेवा पहुंचाई। तभी मैंने राघव भाई, मैं उनका एक फैन हूँ और हमेशा से रहूंगा। तो उनकी वीडियो जैसे ही मैंने देखी, और मैं दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहा था, एयरपोर्ट पे था, और तुरंत मैंने भाई को मैसेज किया कि भाई मैं कुछ सपोर्ट करना चाहूंगा, और हम फंड रेज साथ में करते हैं और कुछ तो सपोर्ट करते हैं। और उस दिन वो एक ट्वीट डाला, एंड वो 1 घंटे के दौरान ही हमें कुछ 24-25 हजार की मदद मिली। तो एक पॉजिटिव फैक्टर दिखा कि कहीं ना कहीं हम कुछ कर सकते हैं। तो और वो जर्नी शुरुआत उत्तराखंड भिजवाए ऑक्सीजन के सिलेंडर। हाँ जी, मुंबई प्रशासन के साथ मिलके हमने ये किया। मुंबई की सरकार ने बहुत ज्यादा मदद की इस चीज में, बिकॉज जब सरकारें अलग अलग चीजों पे है हमारी, और उनके साथ के साथ हम ये चीज कर सके। मुंबई के वेंडर्स ने डायरेक्टली हेल्प किया कि उत्तराखंड तक पहुंचे। तो अभी जैसे एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से खालसा एड इंडिया है, हेमकुंड फाउंडेशन है, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया है यहां पर मदद के लिए, उत्तराखंड के लिए, और राघव ने जो वीडियो की थी उसको रिस्पॉन्ड किया। राघव, वहीं सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिली है? मैंने देखा आपने टैग किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी जब आपके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे। मुझे उसके बारे में बताइए, किस तरीके का रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से आया, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या फिर उत्तराखंड सरकार? देखो, मैं आपको बताता हूँ यार, हम लोग मैं अपने सिलेंडर्स यहाँ तक पहुंचा रहा हूँ, जो जितनी भी कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पर पहुंचा रहा हूँ, वो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प की वजह से ही हो पा रहा है। तो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प बिल्कुल है, और बहुत हेल्प कर रही है यहाँ पर। स्पेशली उत्तराखंड पुलिस बहुत हेल्प कर रही है, जितने भी क्षेत्र के एसडीएम डीएम है वो बहुत मदद कर रहे हैं, हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। वो कॉन्टैक्ट में मेरे जितने भी, आप नेपाल बॉर्डर तक और चाइना बॉर्डर तक जितने भी हम लोग एसडीएम डीएम से, हम सबसे कांटेक्ट में हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा दर्शकों को कि हम लोग कोई मैं स्पेशली चीनू भाई को थैंक यू बोलूंगा यार। हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते भी हैं, और ऐसे टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही बंदे की शक्ल दिखी मेरे जहन में, जो आई वो थी चीनू भाई की, कि यार एक ही बंदा है जो मैं ट्रस्ट करता हूं जिसे। तो सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई वैसा नहीं है। हम लोग सिर्फ लोकल हैं जो मदद करना चाहते हैं इस क्राइसिस में, दैट्स इट।
जी। और ये हमने यही शुरू हमने छोटी सी चीज से किया था, एक मदद की गुहार से। तो ऑब्वियसली खालसा एड ने हमें 20 कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, जो हमने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह बांटे हैं, और अभी तक यूज हो रहे हैं वो हर मरीज पर। बहुत शुक्रिया उनका। फिर हमने सोचा कि इसको बड़ा करना पड़ेगा, एड और चाहिए हमें, और मंगानी पड़ेगी हमें एड। तो हमने चीनू भाई और खुशियां फाउंडेशन के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया, फंड रेज किया। क्योंकि मेरे भी रिसोर्सेज और सोर्सेज और फंड्स खत्म हो गए थे एक टाइम पे। मैंने मेरे ख्याल से चीनू भाई को फोन में बोला था ये कि भाई मेरे तो इधर लगा लगा के सब खत्म हो गया है, और मैं इतना बड़ा पावरफुल आदमी नहीं हूँ, इतना इतना फंड्स है नहीं मेरे पास, तो क्या करें। तो चीनू भाई ने बहुत अच्छा एक पूरी एक मूवमेंट को एक अलग दिशा दी जब फंड रेज किया हमने। अब वो बहुत बड़ा हो चुका है, सिलेंडर्स आ रहे हैं। कल 50 सिलेंडर्स आए हमारे, जो हमने 30 चंपावत भेजे हैं, जो नेपाल बॉर्डर के पास है, और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, मतलब बहुत पीछे, मतलब बहुत दूर है वो, बेसिकली बहुत दूर है। और वहां पर हमने 30 भेजे हैं। 20 हम आज बागेश्वर भेज रहे हैं, जो कुमाऊं में है, दोनों जगह, दोनों रूरल एरियाज हैं। तो सब चीनू भाई की मदद से, कि वो क्योंकि प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल हो रहा है सिलेंडर। जी। तो राघव, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का बिल्कुल सही फायदा उठाया, आपके पास फॉलोअर्स हैं, आपके पास नंबर हैं, आप रियलिटी शोज में आते हैं, आपकी फॉलोइंग है, तो इसीलिए आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और बहुत लाजमी आपसे पूछना कि इस वेव में हमने देखा है कई आम नागरिकों ने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक का सहारा लिया मदद मांगने के लिए। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट्स डिलीट भी करवाए गए जहां पर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हो रहा था या फिर ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका दिल है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का उपयोग किया, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो नागरिक गुहार लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं वो आवाज भी कहीं ना कहीं दबाई गई। तो कुछ आपको उससे इमोशनली कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर, क्या बताएं अब। या आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? मैं अभी क्या बताऊं, अभी मेरे टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बात बताता हूं। मैं सिर्फ एनडीटीवी देखता हूं अगर मेरे को कोई न्यूज देखनी होती है। सिर्फ एनडीटीवी इज वन ऑफ द चैनल्स विच, और द मीडियम आई वॉच न्यूज। एंड आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, थैंक यू फॉर बीइंग लाइक दैट। सबसे पहली ये चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल मैं इमोशनली इससे वो होता हूं, क्योंकि मुझे तो अभी देखो, अभी सच्ची बताऊं तो अभी तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हेल्प कर रहे हैं। मेरे सिलेंडर्स अगर मेरे गांव गांव तक पहुंच पा रहे थे, उनकी वजह से पहुंच पा रहे हैं सबसे पहले। बट एज एन आर्टिस्ट बिल्कुल इमोशनली जुड़ा हूं मैं, और मैं बहुत बहुत ज्यादा अपनी वॉइस उठाता हूं जब भी कुछ अन्याय होता है या फिर मेरे को लगता है ये चीज सही नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल वायलेंस भी फैलाएं कहीं कहीं जगह। तो जब सोशल मीडिया पर कोई क्रिटिसाइज करता है सुविधाओं को लेकर, और फिर उनके ऊपर अटैक होता है, ट्विटर पर ही रिप्लाईज आते हैं या कुछ इस तरीके का होता है, तो आपको इमोशनल लगता है? आप कहते हैं कि आपको बुरा लगता है? जी बिल्कुल, बुरा तो क्या लगता है, वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें लोग अपना ईगो सेटिस्फाई कर देते हैं एक साइड बोल के, कि तुम बेसिकली कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एंटी नेशनल बोल देते हैं कभी कभार। तो मुझे, अब उसको हम लोग ऑन द डिबेट तो कर नहीं सकते वहां पर, अब वो लोग लिख के छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। बट ऑब्वियसली इट्स बहुत अजीब सा माहौल हो रखा है कुछ टाइम से इंटरनेट पे। I also think it's a very problematic ideology of, like the idea of suppressing voices, the idea of like if somebody is actually speaking up for the country, आप उसको question करो, और आप उसको सिर्फ इसलिए कि सब ठीक चल रहा है, it's okay, the system can work together, we can be critical, not cynical, and we can be together in this, no matter how harsh it is. So हमें लगता है कि यार we should walk towards a progressive world, right now, because Twitter और सोशल मीडिया में बैशिंग करना और कुछ भी करना, आई डोंट थिंक इट्स हेल्दी एंड इट्स इंस्पायरिंग फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री, बिकॉज वी लिव इन अ वेरी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है हमारा, और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यार वी आर अ वेरी पोटेंशियल नेशन, बट एट द सेम टाइम वी फील वी लाइक स्टक इन ऑल दिस लाइक प्रॉब्लमैटिक आइडियोलॉजीज एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो वो बहुत हो जाएगा। आखिर में मैं चीनू से पूछना चाहूंगा एक सवाल कि अभी जो फंड रेजर आपने शुरू किया है उसके बारे में आप क्या जानकारी लोगों को देना चाहते हैं ताकि वो उत्तराखंड के लिए आगे आए? सर, अभी तक हमने अपना टारगेट हाफ ही पूरा कर पाए हैं। तो करीबन अगर आप पेटो के थ्रू देखेंगे तो 25-30 लाख तक हमने जमा कर लिए, और दूसरे मीडियम से भी हम फंड रेज कर रहे हैं स्पेशली फॉर उत्तराखंड। बट अभी हमें और मदद चाहिए जहाँ पे हम
मेडिकल एड, जहां से वेंटिलेटर बेड से लेके कॉन्सेंट्रेटर तक हर चीज जो कोविड की लड़ाई में लगती है वो हम पहुंचा पाए। ये सब बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, बट पीपीई किट, सैनिटाइजर्स, ये सबसे बेसिक चीज है जो ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स को उत्तराखंड में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमने इसके लिए लोगों को यहाँ तक बोला है कि आप काइंड डोनेशन मुंबई, पुणे, दिल्ली, आप हमारी एक जगह है वहां तक पहुंचा सकते हैं और आगे की डिलीवरी हम देखेंगे कैसे करनी है। तो जिसको पैसा नहीं देना वो इस तरह से आके मदद कर सकता है काइंड डोनेशन में, और जितना मैक्सिमम हम एक साथ आ सकते हैं तो हम शायद ये वेव को से लड़ सकते हैं और थर्ड वेव के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके रह सकते हैं इसकी। यस यस। और दूसरी चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा, उत्तराखंड के जितने भी गांव हैं, कि ये आपको सिर्फ डॉक्टर्स या मेडिकल से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कुछ भी आजकल जो चल रहा है आप ये कर लीजिए, ये पी लीजिए, वो हो जाए, इससे कुछ नहीं होगा। हम लोग हमारी 130 लोगों की टीम है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं। तो जितने भी गांव के लोग हैं, अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, या कोई भी लोग हैं जो ये नहीं मानते कि डॉक्टर्स पे जाना जरूरी नहीं है और हम लोग घर बैठे नुस्खों से ठीक कर सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। आई थिंक यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर और स्पेशलिस्ट टू ट्रीट दिस वायरस। जी, गांव में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बिल्कुल सही कहा। राघव, यशस्वी और चीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े।